नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 6 चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन हम इस चैप्टर के बारे में पूरा डिटेल में जो है वो हम पढ़ेंगे। हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, स्पेशली 6 क्लास के बच्चों के लिए और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन के माध्यम से कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राशिदा जो है एक लड़की है जो न्यूज़पेपर को पढ़ रही होती है और अचानक से उसकी आंखें जो हैं एक छोटी सी हेडलाइन पर आकर रुक जाती हैं। वो हेडलाइन क्या रहती है? 100 ईयर एगो हाउ शी वॉन्टेड। और इसको पढ़कर मतलब 100 साल पहले ये लिखा होता है हेडलाइन पे, और इसको पढ़कर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है कि क्या कोई इतना पीछे का भी जान सकता है, इतने सालों पहले का कोई कैसे जान सकता है। तो वो इस चीज़ को सोचकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। हाउ डू वी नो अबाउट व्हाट हैपेंड। हम कैसे जान सकते हैं कि पहले पास्ट में हमारे साथ क्या क्या हुआ, मतलब इतना पास्ट में, इतना पीछे, 100 साल पहले, 1000 साल पहले हम लोग कैसे जान सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, आप देखो कि येस्टरडे अगर मैं आपसे पूछूं कि येस्टरडे आपके साथ क्या क्या हुआ तो आपको याद होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 1 साल पहले आपके साथ क्या क्या हुआ, हो सकता है वो भी आपको याद हो कि 1 साल पहले मैं जो है 5th क्लास में था, मैं 6th में आ गया। 1 साल पहले मैं ऐसा था, अब मैं थोड़ा सा ऐसा हो गया हूँ। ठीक है, ये कुछ ऐसी घटनाएं हुई हों जो हमें याद रह गई हों। लेकिन आप सोचो कि 100 साल पहले की अगर हम बात करें, 100 साल पहले आपके साथ क्या हुआ। 100 साल पहले तो हम थे ही नहीं। ठीक है, तो लेकिन 100 साल पहले हुआ क्या क्या यहाँ पर, तो वो हम कैसे जान सकते हैं। अगर हम 100 साल पीछे की अगर हम बात करें तो 100 साल पीछे आज 2025 चल रहा है, और 100 साल पीछे अगर हम जाएं तो 1925 की मैं बात कर रहा हूँ। तो 1925 में क्या क्या हुआ ये हम कैसे जान सकते हैं। उस समय पर आप देखिए कौन सा समय चल रहा था। वो चल रहा था फ्रीडम का समय, देश की आज़ादी का समय। और उस टाइम जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो बहुत सारी बुक्स जो हैं वो लिख कर गए, बहुत सारी किताबें वो लिख कर गए, जिससे हमें पता चलता है कि 100 साल पहले अंग्रेज़ों ने हमारे साथ क्या क्या किया या क्या क्या हुआ उस समय। वो सारी चीज़ें हम यहाँ से हम जान सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें 1000 साल पहले, तो 1000 साल पहले हम कैसे जान सकते हैं कि 1000 साल पहले हमारे साथ क्या हुआ। तो इसके लिए भी हमें बहुत सारे जो हैं अवशेष मिलते हैं, कुछ ऐसे रिमेन्स जो हैं, बिल्डिंग्स के रिमेन्स मिलते हैं, कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें मिलती हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि ये जो चीज़ जो हमें मिली है ये इतने साल पुरानी है, उस समय के लोग ये खाते होंगे, ये पहनते होंगे, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें हिस्ट्री बताती हैं। तो इस तरीके से हम अपनी हिस्ट्री को जो है वो हम जान सकते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ये कुछ टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स पे जो है ये पूरा चैप्टर बेस रहेगा और हम इन टॉपिक्स को डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वेयर डिड पीपल लिव, लोग जो है वो कहाँ पर रहते थे। फिर पढ़ेंगे हम कि लोग जो है वो मूवमेंट कहाँ करते थे, क्यों मूवमेंट करते थे, इधर से उधर क्यों जाते थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेम्स ऑफ द लैंड, हमारे देश का नाम भारत है, इंडिया है, तो वो क्यों पड़ा, कैसे पड़ा। उसके बाद हम जानेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं। और उसके बाद वन पास्ट और मैनी, क्या हमारा एक पास्ट है या हमारे बहुत सारे पास्ट हैं। क्योंकि हमारी बुक में अगर आप देखोगे जो फ्रंट कवर पेज है उसमें लिखा हुआ है आवर पास्ट्स, मतलब बहुत सारे पास्ट की बात कर रहे हैं। तो हमारा क्या एक ही पास्ट होगा या हमारे बहुत सारे पास्ट होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट डू डेट्स मीन, डेट्स का क्या मतलब होता है। हमने देखा होगा जब हम हिस्ट्री की बुक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है AD BC, ऐसे करके जो है टाइम को बताया जाता है। तो हम जानेंगे कि डेट्स का क्या मतलब है, क्यों हम AD और BC ये यूज़ करते हैं हम अपने पुराने टाइम को बताने के लिए। फिर हम चलते हैं, हमारा पहला जो टॉपिक है उस पर हम बात शुरू करते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, लोग जो हैं वो कहाँ पर रहते थे। तो लोग जो हैं वो नदियों के किनारे पर रहते थे, क्योंकि लोग जो है जंगलों में रहते थे। तो जंगलों में पानी तो चाहिए, खाने के लिए वो लोग शिकार करते थे और अपना भोजन जो है वो शिकार करके तैयार करते थे। और फिर उनको पानी चाहिए होता था। जो पानी चाहिए होता था, पानी कहाँ से मिलेगा, उनके पास कोई हैंड पाइप नहीं होता। आज के टाइम में हैंड पाइप होता है, नल होते हैं, तो वहाँ से जो है लोग जो है पानी जो है वो ले लेते हैं। लेकिन उस टाइम जो है नदियों के किनारे लोग रहते थे,
नदियों के किनारे इसीलिए रहते थे क्योंकि उनको जो है पानी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसे अवशेष जो है, ऐसे रिमेन्स जो है वो हमें मिले हैं। हमें पता चलता है कि नर्मदा नदी ये है सेंट्रल इंडिया, और सेंट्रल इंडिया में ये रही बीच में नर्मदा रिवर, और इस रिवर के पास में जो है हमें कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं, ऐसे कुछ अवशेष मिले हैं हमें, जिससे ये पता चलता है कि वो लोग जो है, पुराने जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है इस नदी के आसपास में रहते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि वो नदियों के किनारे जो है वो लोग रहते थे। उसके बाद वो जो लोग थे, वो जो अर्लीस्ट पीपल, जो पहले के जो पीपल थे, पहले के जो लोग थे, वो लोग स्किल्ड हंटर गैदरर्स हुआ करते थे। स्किल्ड हंटर गैदरर्स मतलब, हंटर मतलब वो लोग खुद ही शिकार किया करते थे और शिकार करने में माहिर थे, निपुण थे। ठीक है, इसलिए उनको बोला गया स्किल्ड हंटर और गैदरर्स। गैदरर्स मतलब उन्होंने शिकार किया और शिकार करके उस भोजन को इकट्ठा कर लिया, तो उसको बोलते हैं स्किल्ड हंटर गैदरर्स। ठीक है, वो लोग अपने जो भोजन है जिसको वो शिकार करते थे और उसको भोजन जो है अपनी फैमिली के लिए इकट्ठा कर लेते थे, और इकट्ठा करके उनको भी अपना जो है जीवन चलाते थे और अपने परिवार का भी पालन पोषण करते थे। इस तरीके से उनकी लाइफ जो है वो चलती थी। कुछ समय बाद क्या होता है, वो लोग जो है ना सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बन जाते हैं। धीरे धीरे करके पहले जंगलों में रहे, नदियों के किनारे, और फिर वो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बन गए। सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट मतलब उनको ये पता लग गया कि हम लोग क्रॉप्स को उगाकर भी जो है अपना भोजन जो है हम पा सकते हैं, तो उन्होंने क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले, मतलब 8000 साल पहले की अगर हम बात करें तो 8000 साल पहले उन्होंने जो है अनाज को उगाया था, और वीट और बार्ले जो है उन्होंने सबसे पहले उगाया था। वीट और बार्ले सबसे पहले जहाँ पर उगाया था वो जगह थी सुलेमान और किरथार की हिल्स। ये जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर है, सुलेमान और किरथार हिल्स, ये हैं इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में। नॉर्थ वेस्ट मतलब ये रहा नॉर्थ, ये रहा वेस्ट। तो ये जो एरिया है यहाँ पर है, ऊपर है सुलेमान और नीचे है किरथार हिल। तो ये जो दो जो हिल्स हैं, यहाँ पर हमें कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि 8000 साल पहले यहाँ पर वीट और बार्ले जो है वो उगाया गया 8000 साल पहले। और उन्हीं लोगों ने यहाँ पर जो है एनिमल्स को, मतलब पशुओं को भी पालना शुरू किया। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ऐसे एविडेंस भी मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो लोग जो है भेड़ों को, बकरियों को वो लोग पालते भी थे, ऐसे जानवरों को वो लोग पालते भी थे। ठीक है, और आप ये भी देखेंगे कि हमें विंध्यास, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये है विंध्यास। ठीक है, सेंट्रल इंडिया में विंध्यास, और यहाँ पर भी हमें जो है एविडेंस कुछ ऐसे मिले हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर भी एग्रीकल्चर जो है सबसे पहले जो है किया गया। और उसी के साथ में हमें ये कुछ, यहाँ पे एक पहाड़ी है गारो हिल्स, यहाँ पर हमें सबसे पहले जो है यहाँ पर भी एग्रीकल्चर जो है डेवलप हुआ। ठीक है, सबसे पहले अगर वीट एंड बार्ले की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर जो है वीट एंड बार्ले, और ये दूसरी पहाड़ी ये सुलेमान ऊपर, नीचे किरथार, ये जो दो हिल्स हैं यहाँ पर हमें वीट और बार्ले के जो है अवशेष मिले हैं। और एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर यहाँ भी जो है सबसे पुराना जो डेवलप हुआ है वो विंध्यास, ये रहा सेंट्रल इंडिया में विंध्यास, यहाँ पर भी एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप हुआ है। और यहाँ पर विंध्यास की अगर हम बात करें, यहाँ पर राइस को भी कल्टीवेट किया गया। सबसे पहले राइस जो है, चावल जो है सबसे पहले जो उगाया गया वो यहाँ पर उगाया गया विंध्यास में। ठीक है, और यहीं पर हमें एक और एविडेंस मिलता है गारो हिल्स में। गारो हिल्स जो है ये एक ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो नॉर्थ ईस्ट की साइड में जो है वो पड़ती हैं। यहाँ पर ये रहा नॉर्थ और ये रहा ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी हमें गारो हिल्स में कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी एग्रीकल्चर को डेवलप किया गया। ठीक है, एग्रीकल्चर यहाँ भी सबसे पुराना था। उसके बाद सेटलमेंट नियर रिवर्स। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो है लोग रहते थे, जैसे कि हमने अभी मैप में अभी हमने देखा। ठीक है, दोनों पहाड़ियाँ सुलेमान और किरथार, और यहीं पर आप देखेंगे, यहीं पर ये नदी जो है आप देखेंगे यहाँ पर भी नदी,
हमने पहले भी बात की थी, नदियों के किनारे लोग रहते थे। तो यहाँ पर एक इंडस रिवर जो है वो निकलती है, और इंडस रिवर जब यहाँ से जब आप निकलती है तो उसमें बहुत सारी जो उसकी जो सहायक नदियाँ जो हैं वो भी आकर मिल जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज़। ये हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज़। इंडस की ट्रिब्यूटरीज़ है रावी, ठीक है, झेलम और चेनाब, सतलुज। तो ये सारी इसकी जो है ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं, तो ये इसमें आके मिल जाती हैं। ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होती है, बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ जो एक बड़ी नदी में आके जो है वो मिल जाती है, उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। एक बड़ी नदी जा रही है, उसमें ये छोटी छोटी नदियाँ आके मिल गई, इसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, ठीक। और ऐसे ही यहाँ पर जो है ये जा रही है गंगा, और गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो है वो यहाँ पर आके जो है वो मिल जाती हैं, ठीक। तो वो लोग जो है वो नदियों के किनारे रहते थे, और यहाँ पर जो है ये जो नदियाँ जो गुजरती थी, और इनमें यहाँ की जो है ट्रिब्यूटरीज, इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी आके मिल जाती थी। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे 4700 साल पहले की, तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिटीज़, कुछ ऐसे शहर जो है वो फ्लरिश हुए। कहाँ पे? इन्हीं नदियों के किनारे पर। आपने पीछे देखा होगा कि नदियों के पास में ही जो है, जहाँ भी उन्होंने एग्रीकल्चर को ग्रो किया, एग्रीकल्चर जो है डेवलप किया, सबसे पहले जो एग्रीकल्चर जो उन्होंने शुरू किया वो उन्होंने नदियों के किनारे ही शुरू किया था। उसके बाद आप यहाँ पे ये देखेंगे कि वहाँ पे कुछ जो है शहर जो हैं वो भी बस गए नदियों के किनारे, 4700 साल पहले की अगर हम बात करें। फिर अगर हम 2500 साल पहले की अगर हम बात करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि कुछ ऐसे शहर जो गंगा के किनारे भी बस गए, ठीक है, गंगा के किनारे बस गए। और ये आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये गंगा आती है यहाँ पर, ठीक है, और गंगा में जो है ये देखिए साउथ ऑफ द गंगा, गंगा के साउथ में जो है यहाँ पर एक शहर बसा और उसका नाम था मगध। ये जो शहर था ये बहुत ही ज़्यादा, अभी जो है इस समय मगध जो है वो बिहार में पड़ता है, और उस समय मतलब 2500 साल पहले ये जो मगध जो शहर जो बसा ये गंगा के साउथ में, ये ऊपर से यहाँ से गंगा जाती है और इसके नीचे साइड साउथ में, ठीक है, ये रहा मगध। और ये जो अभी जो है ये बिहार में पड़ता है, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल जो है एक जो किंगडम है, एक राज्य जो है वो उस समय पर बना था, ठीक है। तो ये रहा मगध, और ये बहुत पावरफुल उस समय 2500 साल पहले जो है बहुत पावरफुल जो है राज्य था, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पीपल जो है, लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पसंद करते थे। अब वो क्यों जाना पसंद करते थे, उसका कुछ रीज़न है। आज के टाइम पे भी लोग इधर से उधर जाते हैं, क्यों जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पहले आप देखेंगे कि वो जो है ना अपने लाइवलीहुड के लिए जाते थे, कि जहाँ पर वो अच्छे से रह सकें, कमा खा सकें, ठीक है। तो पहले तो हम नौकरी के लिए जाते हैं, ठीक है, या कहीं अच्छा भोजन जहाँ पर मिल जाए वो लोग वहाँ पे जाते थे, ठीक है। तो इसलिए जो है लोग इधर से उधर जो है मूव करते थे। उसके बाद लोग क्यों मूव करते हैं, नेचुरल डिजास्टर आ गए, कहीं पर बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो लोग क्या करते हैं एक जगह से मूव करते हैं दूसरी जगह पर, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, तीसरा जो हमारा पॉइंट है, आर्मीज़ कॉन्करिंग एंड अदर्स लैंड। मान लो किसी ने किसी राजा की ज़मीन पर कब्जा कर लिया, तो लोग जो है इधर से उधर जाना पसंद करते हैं, कहते हैं हम यहाँ से चले जाएंगे, तो लोग जो है इधर से उधर चले जाते हैं। उसके बाद मर्चेंट्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं, एक यहाँ से सामान उठा के ले गए दूसरी जगह ले जाके बेचा, ठीक है, इसलिए लोग जो हैं ट्रैवल किया करते थे उस समय भी। तो और जो रिलीजियस टीचर्स जो हुआ करते थे, जो धर्म का जो ज्ञान देते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे उपदेश देने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग ऐसे घूमने जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग पहाड़ों पे घूमने जाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ नया ढूंढने, या कई लोग क्या होता है नई चीज़ें डिस्कवर करने खोजने जाते हैं, ठीक है। तो वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो लोग जाते थे। तो इस तरीके से, लेकिन वो जाते थे तो उसका फ़ायदा क्या होता था, उसका उनको ये फ़ायदा होता था कि वहाँ पर जो है लोग, बहुत सारे लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जो उनके जो आइडियाज़ होते हैं, उनकी जो सोचने का तरीका जो होता है, उनकी जो समझ होती है, वो लोग आपस में शेयर करते हैं। अब अगर मान लो आप अगर कभी अगर कश्मीर जाते हो, ठीक है, तो कश्मीर में आपको अलग तरह के लोग मिलेंगे, और फिर जब आप उनके साथ बातचीत करोगे तो वहाँ की कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल अलग लगेंगी। आप जहाँ पर रहते हो वहाँ की लैंग्वेज हो गई, वहाँ के खाना खाने का तरीका, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पर जो है हमें नज़र आता है कि
मतलब हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। और वो सारी चीज़ें, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अडॉप्ट कर लेते हैं, हम उससे हम सीखते हैं और वैसे ही हम भी करने लग जाते हैं। तो आइडियाज़ जो हैं वो सारे शेयर होते हैं आपस में, ठीक है। तो इसलिए लोग जो हैं इधर से उधर मूव भी करते हैं, और उस समय भी मूव करते थे, लेकिन आज के टाइम में भी लोग मूव करते हैं, ठीक है। आज के टाइम में भी वही रीजंस हैं। आप देखेंगे इधर से उधर, अगर आप कभी कभी जाते हो, आप अगर कहीं अगर घूमने जा रहे हो तो वहाँ पे आप देखोगे अलग तरह के लोग मिल रहे हैं, उनके साथ आपके जो आइडियाज़ हैं, आपके जो विचार हैं वो शेयर होते हैं। तो आपको, ठीक है, तो वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ के लोग कैसे पहनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आपस में जो है हमारे कल्चरल ट्रेडिशन को जो है वो बढ़ावा देती हैं, कि हम लोग जो है उनकी संस्कृति और वो लोग हमारी संस्कृति को सीखते हैं, समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में क्या होता है, अब जैसे मान लो आप अगर कहीं पर जाते हो और वहाँ पर जो है बहुत अच्छी जो है कार्विंग की जाती है, स्टोन्स की कार्विंग की जाती है, पत्थरों में नक्काशी की जाती है, ठीक है। और अगर कोई मान लो कोई म्यूज़िक वाला कोई बंदा है, कोई म्यूजिशियन है, वो अगर कहीं दूसरी जगह जाता है, वो वहाँ के म्यूज़िक से बहुत कुछ सीखेगा और अपने म्यूज़िक के बारे में उनको भी बताएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम एक्सचेंज करते हैं। अगर मान लो अब चाइना का खाना है, तिब्बत का कोई खाना बनाता है, बहुत अच्छा शेफ़ जो है वो बनाता है, तो वो अगर यहाँ पर अगर आता है तो वो यहाँ की चीज़ें भी सीखेगा और हम उससे वहाँ की चीज़ों को सीख पाएंगे कि वो लोग कैसे खाना खाते हैं, कैसे क्या क्या बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम उनसे सीखते हैं, और यही चीज़ जो है उस समय भी होती थी। इसीलिए लोग जो हैं इधर से उधर जो है मूव करते थे और अपने आइडियाज़ को शेयर करते थे। अब हम बात करते हैं नेम्स ऑफ द लैंड। आपने देखा होगा हमारे देश के नाम को जो है इंडिया बोला जाता है या भारत बोला जाता है। इंडिया और भारत, ये दो नाम जो है हमारे देश के हैं, ठीक है। कई लोग इंडिया भी बोलते हैं, कई लोग भारत भी बोलते हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो है हमारे देश के पास में जो है एक जो रिवर जो है, इंडस रिवर जो है वो ऐसे गुजरती थी, और जो ईरानियन और ग्रीक्स के जो लोग थे, जो उस समय जो हमारे देश में जो एंटर किए थे, तो वो लोग जब आते थे ना, तो बीच में एक नदी पड़ती थी जिसका नाम था इंडस रिवर, ठीक है, जिसको संस्कृत में सिंधु भी बोलते हैं, सिंधु नदी, ठीक है। तो ये जो रिवर थी इंडस जिसका नाम था, इसको वो लोग क्रॉस करके ईरानियन और ग्रीक्स जो है हमारे देश के अंदर एंटर करते थे, लेकिन वो इंडस नहीं बोल पाते थे ठीक से। तो वो लोग अंग्रेज़ लोग होते थे, वो लोग ठीक से बोल नहीं पाते थे इंडस को, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, इंडोस बोलते थे। तो वो जब इंडोस बोलते थे तो उन्होंने इंडोस, हर बार जब भी वो आते थे इंडोस बोलते थे, और इंडोस करके फिर उन्होंने बोल दिया कि इस नदी के ईस्ट साइड में, इस नदी के ईस्ट साइड में जो देश है उसको वो इन्होंने नाम रख दिया इंडिया। इंडोस बोलते बोलते इन्होंने जो है इसका नाम रख दिया इंडिया, ठीक है। तो इसके ईस्ट साइड में जो देश है उसको बोल दिया इन्होंने इंडिया, ठीक। तब से इस देश का नाम रखा गया इंडिया। और उसके बाद एक और जो हम इसको जो भारत जो हम बोलते हैं, वो हम इसको भारत, अपने देश को हम भारत कैसे बोलते हैं, इसका नाम भारत कैसे पड़ा। तो भारत आपको पता होना चाहिए, ये ना 3500 साल पहले जो हमारा जो ऋग्वेद है उसमें लिखा गया, उसमें भारत का जो है वो जिक्र किया गया है। तो वहाँ पर जो है ऋग्वेद में लिखा हुआ है भारत नाम, ठीक है, 3500 साल पहले। ये क्या होता था, नॉर्थ वेस्ट में एक ग्रुप ऑफ पीपल होता था, एक ट्राइबल ग्रुप होता था लोगों का, ठीक है। वो लोग जो है वो लोग यहाँ पे रहते थे नॉर्थ वेस्ट में, ठीक, नॉर्थ वेस्ट में मतलब इस तरफ, ठीक है, हमारे देश के इस तरफ जो है कुछ लोग जो है वो रहते थे। इन लोगों को क्या बोला जाता था, एक ऐसा ट्राइब जो है, ट्राइबल एरिया जो है वो था, और यहाँ पर जो है ट्राइबल लोग जो रहते थे उनको जो है भारत बोला जाता था, उस ग्रुप को भारत बोला जाता था, वो ट्राइबल लोगों को भारत बोला जाता था। तब से जो है हमारे देश का नाम भारत पड़ा। चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे हमें ये सारी चीज़ें पता कैसे चलती हैं, तो हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं। तो अगर हम सोर्सेज की अगर हम बात करें तो हमारे पास है मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, मनुस्क्रिप्ट, जिसको मनुस्क्रिप्ट जो है ये एक ऐसी बुक है, मतलब एक तरीके से ये जो है एक बुक होता है, मतलब उस पर लिखा होता है जो भी, और वो जो है हैंड रिटन होता है, हैंड रिटन। आप ये देखोगे यहाँ पे आपको एक जो है ये चीज़ दिख रही है, ये पूरा हैंड रिटन है। यहाँ पे मनुस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, मनु जो है एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है
हैंड हैंड और ये होता है हैंड रिटन, ये हैंड रिटन है ये पूरा, ठीक है। और इसको बोलते हैं मनुस्क्रिप्ट, ठीक है। ये जो है लिखा किस पे जाता है, ये क्या चीज़ है, ये किसी पेज पे लिखा गया है या किस चीज़ पे ये लिखा गया है। तो आप देखोगे ये एक तरीके का जो है पाल्म एक पेड़ होता है, एक पाम का पेड़ होता है, उसकी जो बर्च होती है ना, बिर्च, उसकी जो खाल होती है, ठीक है, उसको निकाला जाता है उस पेड़ से, उसकी जो बार्क होती है वो तैयार की जाती है और उसको उस पे जो है उसकी खाल जो है वो निकाली जाती है और उस पे जो है इस तरीके से हाथ से लिखा जाता है और इसी को बोला जाता है मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। एक पेड़ की छाल होती है, पेड़ की छाल जो है वो तैयार करके उस पे जो है वो हम हाथ से लिखते हैं और इसी को बोलते हैं हम मैन्युस्क्रिप्ट। और ये जो है ये पेड़, ये पाल्म के जो ट्रीज़ हैं ये हमें कहाँ पर मिलते हैं, ये स्पेशली हमें मिलते हैं, ये हमें हिमालय जो रीजन है, हमारा जो हिमालय है वहाँ पर जो है ये चीज़ें जो है हमें मिलती थी। और इसी पर उस समय के जो लोग हैं वो अपने हाथों से लिख के जो है वो लिख देते थे, जो भी उनके जीवन में घटित होता था या बहुत सारी चीज़ें जो भी उनकी ज़िंदगी में होती थी वो इस पे लिख के जो है वो अपनी आगे वाली पीढ़ी के लिए जो है लिख जाते थे। तो इसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि मैन्युस्क्रिप्ट जो है क्या वो आज भी है। तो देखो बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं, अब इन्होंने क्या किया, जो पेड़ की जो छाल है उस पर जो है हाथों से लिखा, तो ऑब्वियस सी बात है वो पेड़ की छाल है काफ़ी लंबे टाइम तक कैसे सर्वाइव कर सकती है। तो इस वजह से बहुत सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं वो इंसेक्ट्स उसमें लग गए, ठीक है। बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं उन्होंने उसको ख़राब कर दिया, वो लोग जो उस समय जो लिख के गए थे, ठीक है, वो ख़राब हो चुके हैं, बहुत सारे ख़राब हो चुके हैं। लेकिन कुछ जो हैं, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं वो हमने बचा के रखे हुए हैं, क्योंकि वो जो है ना वो सीक्रेट हुआ करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा पवित्र होते थे, उनको बहुत ही अच्छा मानते थे। इसलिए लोग जो है उनको जो है मंदिरों में जो है संभाल के रखते थे, मंदिरों में मोनेस्ट्रीज़ में जो है हम लोग उनको संभाल के रखते थे, ताकि हमारी जो उनकी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, मतलब हम लोग उसको देख सकें, उसके बारे में हम पढ़ सकें। तो बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट जो है आज भी जो है मंदिरों में संभाल के रखी हुई हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारी ख़राब भी हो चुकी हैं, उन पे जो है इंसेक्ट्स वगैरह जो है उन्होंने ख़राब कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो है मैन्युस्क्रिप्ट आज भी कुछ जो है वो देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा क्या क्या होता है, ये जो बुक्स होती हैं, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट जो बनाई गई हैं, इनमें क्या क्या लिखा जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पर कई तरह की जो चीज़ें जो हुई हैं वो सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ आप देखेंगे रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस के बारे में, कि वहाँ उस टाइम के जो लोग थे वो क्या क्या पूजा पाठ किया करते थे, क्या क्या प्रैक्टिसेस भगवान को पाने के लिए, रिझाने के लिए, क्या क्या रिलीजियस बिलीफ जो है वो सारी चीज़ें वो उन पत्तों में जो है वो लिख के रखते थे, क्या क्या वो करते हैं भगवान के लिए, या क्या क्या अच्छी चीज़ें जो हैं वो करते हैं, पवित्र चीज़ें क्या क्या करते हैं। उस समय के जो राजा थे उनकी लाइफ कैसी थी उसके बारे में भी इन मैन्युस्क्रिप्ट में जो है देखने को मिल जाता है। और उस समय मेडिसिन और साइंस के बारे में भी हमें देखने को मिल जाता है कि मैन्युस्क्रिप्ट में मेडिसिन और साइंस के बारे में भी क्या क्या लिखा हुआ है। और उस समय जो है एपिक्स, कहानियाँ, कविताएं और बहुत सारे प्लेस जो हैं वो भी हमें इन मैन्युस्क्रिप्ट में देखने को मिल जाते हैं। अब आप ये देखोगे कि बहुत सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट थे, ठीक है, वो जो है संस्कृत में भी लिखे गए, ठीक। संस्कृत में क्यों? क्योंकि जो बड़े लोग जो होते थे, जो रिलीजियस बिलीफ या प्रैक्टिसेस या जो किंग्स की लाइफ के बारे में जो मैन्युस्क्रिप्ट में जो बताया गया है वो संस्कृत लैंग्वेज में वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं। क्योंकि संस्कृत जो है वो जो ऊंचे लोग होते थे ना उनकी जो है वो भाषा माना जाता था, कि बड़े लोग जो हैं वो संस्कृत को यूज़ करते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ आप देखेंगे प्राकृत और तमिल लैंग्वेज में भी जो है मैन्युस्क्रिप्ट में जो है वो लिखा गया है, प्राकृत और तमिल लैंग्वेज में। प्राकृत और तमिल लैंग्वेज में भी मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा गया है। और ये जो प्राकृत और तमिल जो लैंग्वेज थी ये लोग ज़्यादातर आम लोग जो है ना वो लोग यूज़ करते थे, प्राकृत और तमिल लैंग्वेज, ठीक है। और जो संस्कृत थी वो बड़े लोग यूज़ करते थे। तो कॉमन पीपल जो है, ऑर्डिनरी पीपल जो है वो प्राकृत लैंग्वेज को और तमिल लैंग्वेज को जो है वो यूज़ करते थे। अनदर सोर्स ऑफ हिस्ट्री आर इंस्क्रिप्शन। एक और सोर्स हमें मिलता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मतलब कैसे, जैसे आप जो हार्ड सरफेसेस होते हैं, जैसे आप पुराने मंदिरों में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो है हार्ड सरफेस जो चट्टानें होती हैं ना उनमें जो है वो जो है उसमें लिखा जाता है। और उसमें जो है ये देखेंगे, जैसे आप यहाँ पर
ठीक है। इस तरीके से जो है ऐसे बहुत सारे स्टोन्स पर, पत्थरों पर लिखना, मेटल्स पर लिखना, तो उनको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। इसमें क्या होता है, इनग्रेव करके जो है हार्ड सरफेस पे, स्टोन या मेटल के हार्ड सरफेस पे इनग्रेव करके जो है लिखा जाता है। तो इस तरीके से वो लोग इंस्क्रिप्शन लिख के जो है वो छोड़ जाया करते थे, ठीक है, ताकि उनकी जो पीढ़ी है वो उस चीज़ को पढ़े और मतलब उस जगह के बारे में जाने। जैसे आज भी अगर आप मंदिर जाओगे तो वहाँ पर जो है ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, तो उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। तो व्हाट दे राइट, लेकिन वो लिखते क्या थे उसमें, इंस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखते थे। तो इंस्क्रिप्शन जो है मोस्टली बड़े लोग ही लिखवाते थे, क्योंकि छोटे लोग इंस्क्रिप्शन कहाँ लिखवाते थे, बड़े लोग ही इंस्क्रिप्शन लिखवाते थे। जैसे उसमें होता था, जो राजा होता है उसका जो ऑर्डर है वो वहाँ पर लिखवा दिया गया, ठीक है। किसी ने राजा और रानी जो है उनकी जो लाइफ के बारे में जो है उसके बारे में लिखवा दिया, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो उनके राजा के बारे में जाने। तो इस तरीके से जो है एक लंबे टाइम के लिए इंस्क्रिप्शन में लिखवा दिया जाता था, ताकि जो राजा है, राजा रानी, उनके जो जीवन है उसके बारे में लोगों को पता चले। और उसके बाद उसकी जो विक्ट्रीज जो होती थी, उसने क्या क्या जीत हासिल की है, उसने कहाँ कहाँ पर विजय पाई, राजा ने कहाँ कहाँ विजय पाई, ये सारी चीज़ें जो है उसमें जो है इंस्क्रिप्शन में लिख के जो है वो रख दी जाती थी, ताकि लोग जो है उसके बारे में जाने। ये जो है ये एक लंबे टाइम तक, इसका फ़ायदा क्या होता था, मैन्युस्क्रिप्ट में भी लिख सकते थे, लेकिन आप देखेंगे मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो कीड़े खा गए, इंसेक्ट लग गए, लेकिन इसका जो है ज़्यादा फ़ायदा होता था इंस्क्रिप्शन, क्योंकि ये जो है हार्ड सरफेस पे लिखी हुई है, और हार्ड सरफेस पे लिखने की वजह से ये लंबे टाइम तक जो है, लंबे टाइम तक टिके रहते थे। और लंबे टाइम तक जो है टिके रहने की वजह से मतलब ख़राब नहीं होते थे, और आने वाली पीढ़ियाँ भी इसको पढ़ती थी, तो ये लंबे टाइम तक जो है सर्वाइव करते हैं। तो इसलिए जो है ये इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो रहता है, और इसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक हमें बहुत पुराना जो है इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है, और ये इंस्क्रिप्शन जो है वो कितने साल पहले का है, ये है 2250 साल पहले का। ये हमें मिलता है कांधार में, आज का जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पर, ठीक है। कांधार में हमें एक इंस्क्रिप्शन जो है वो मिलता है, वो 2250 साल पुराना है। अशोका जो रूलर था उसके ऑर्डर्स के बारे में लिखा हुआ है। इसके जो ऑर्डर्स थे उसको यहाँ पे इंस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे एक ये देखोगे आप, ये जो है ये चट्टान में जो है इस तरीके से जो है ये लिखवाया गया है। इसमें जो है दो तरह की जो लैंग्वेज है, दो तरह की जो डिफरेंट स्क्रिप्ट और लैंग्वेजेस जो हैं वो यूज़ की गई है। ऊपर तरफ अगर आप देखोगे, ये जो है यहाँ पर जो है ये है ग्रीक, ऊपर जो है ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है, और नीचे जो है अरामिक जो है उस लैंग्वेज में, अरामिक लैंग्वेज में लिखा गया है। तो ये जो है ये हमें इंस्क्रिप्शन जो है मिलता है, और ये कहाँ पर मिलता है, ये हमें अफ़गानिस्तान में मिलता है, जिसमें ऑर्डर जो है वो अशोका का जो ऑर्डर था, अशोका जो रूलर था उसका ऑर्डर जो है वो इसमें लिखा गया है। उसके बाद बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जैसे टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, कॉइन्स, ये सारी चीज़ें भी हमें हमारे पास्ट के बारे में बताती हैं। जो इंस्क्रिप्शन है, मैन्युस्क्रिप्ट है, ये तो बड़े लोग लिखवाते थे, लेकिन जो छोटे लोग हैं उनके पास्ट के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, तो वो हम जानते हैं टूल्स, वेपन्स, पोस्ट और कोइंस की मदद से। ये हमें मिलते हैं ज़मीन के अंदर, या कई बार ज़मीन के ऊपर भी मिलते हैं, जो बहुत पुरानी जो जगह हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अभी हमने इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा, मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा, ये जो है ये हमें बड़े लोगों के बारे में, जिन्होंने ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं, इंस्क्रिप्शन जो हैं वो लिखवाई अपने बारे में, लेकिन छोटे लोग तो नहीं लिखवा सकते ना। तो हमें जो है टूल्स और वेपन्स, स्पोर्ट्स, कॉइन्स, ये जो चीज़ें हैं ये हमें वहाँ के जो नॉर्मल जो लोगों की लाइफ थी उन लोगों के बारे में ये चीज़ें हमें बताती हैं। तो मैनी अदर सोर्सेज टू स्टडी हिस्ट्री, इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट के अलावा कुछ जो सोर्स मिलते हैं वो ये हैं, टूल्स, वेपन्स, पोर्ट्स, कॉइन्स, और बहुत सारे रिमेन्स, बिल्डिंग के रिमेन्स मिलते हैं। कई जगह हमें जो है बिल्डिंगें, पुरानी बिल्डिंगें मिलती हैं, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उस समय के लोग ऐसे घरों में रहते थे, ठीक है। बहुत सारे पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स जो हैं वो हमें मिलते हैं, पेंटिंग्स मिलती हैं, कुछ मूर्तियाँ मिलती हैं, उससे हमें पता चलता है कि वहाँ के लोग जो हैं लोग जो है इन पेंटिंग्स को पसंद करते थे। या टूल्स और वेपन्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे टूल्स भी हमें मिलते हैं, ठीक है। जैसे हमें एक्स मिलती है, ठीक है, वेपन्स मिलते हैं,
और पॉट्स वगैरह मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं, जो उस समय के लोग जो हैं वो यूज़ करते थे। ये हमें मिलते कैसे हैं, ठीक है, ये हमें मिलते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हमें कैसे मिलेंगी, बिल्डिंग कहाँ मिलेंगी, बिल्डिंग जब खुदाई होती है, जब एक्सप्लोर करते हैं लोग, जब खुदाई होती है, तो खुदाइयों में कई बार हमें ऐसी ऐसी पेंटिंग्स में भी मिल जाती हैं, ऐसी ऐसी बिल्डिंगों के अवशेष मिल जाते हैं, पुरानी बिल्डिंगें मिल जाती हैं। तो उनकी जो है ना स्टडी की जाती है कि कितने साल पुराना है, और ऐसी जगह पर कौन कौन से लोग रहते थे, कौन लोग इन पेंटिंग्स के शौकीन थे, कौन कौन से जो लोग थे इन पॉट्स को, इन बर्तनों को यूज़ करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें खुदाई में और देखने में जो है पुरानी जगहों पर जो है वो हमें मिलती हैं। अब इनकी जो स्टडी करते हैं वो लोग कौन होते हैं, उन लोगों को बोला जाता है आर्कियोलॉजिस्ट। जो लोग इनके बारे में जो स्टडी करते हैं ना, उनको बोला जाता है आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक। जैसे टूल्स, वेपन, पोस्ट, कॉइन, ये हमें हमारे पास्ट के बारे में बताते हैं। तो हमें जो है एक जो है ये पॉट्स भी जो है वो हमें मिला है, हमें पता चलता है कि ये 4700 साल पहले का पॉट है, ठीक है। इस तरीके का ये जो है ये बर्तन, ये जो पॉट है, ये हमें मिला है। आप ये देखोगे ये एक पुरानी शहर से जो है वो हमें मिलता है, कि हमें पता चलता है कि ये एक वहाँ पे जो है एक शहर था, और वहाँ पर ये 4700 साल पहले जो है इस तरीके के पॉट जो है लोग जो है यूज़ करते थे। अब वो यूज़ क्यों करते थे, ये यूज़ करते थे स्टोरेज के लिए, जैसे ग्रेन्स को, गेहूँ को स्टोर करने के लिए, गेहूँ को स्टोर करने के लिए, अपने अनाज को स्टोर करने के लिए इस तरीके के जो पोट्स हैं वो जो है यूज़ किया करते थे उस समय। और आज के टाइम में अब हम कोइंस की अगर हम बात कर लेते हैं, आज की ये रहे उस समय के कोइंस, ये हम कोइन की जो हम बात कर रहे हैं, उस समय जो है सिल्वर कोइन का यूज़ जो है वो लोग करते थे। सिल्वर कोइन जो है वो सस्ता हुआ करता था, ठीक है। और ये जो है 2500 साल पहले की बात है। अब आप देखोगे यहाँ पे ये इसकी शेप देखो कैसी है। आज के टाइम में जो है वो रेगुलर शेप के होते हैं, सर्कुलर शेप के होते हैं, उनकी जो शेप है वो फिक्स होती है, ठीक है, सर्कुलर में होंगे। लेकिन उस समय के देखिए ये कॉइन्स जो है वो इस तरीके के होते थे, जो एक प्रॉपर और रेगुलर शेप में जो है वो नहीं होते थे। तो आप ये देखोगे ये 2500 साल पहले इस तरीके के जो कॉइन्स जो हैं वो जो है यूज़ किए जाते थे, ठीक है। और आज के टाइम में बिल्कुल राउंड शेप में होते हैं कॉइन्स, और उस समय में इस तरीके से जो है कॉइन्स जो है वो देखने को मिलते थे ट्रेड करने के लिए, आपस में कोई सामान लेना देना, या जिस तरीके से हम जो कॉइन्स का जो हम यूज़ करते हैं, आज हम अलग तरीके के कॉइन यूज़ करते हैं, लेकिन उस समय जो है वो इस तरीके के कॉइन जो हैं वो यूज़ होते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बहुत सारे, अब आर्कियोलॉजिस्ट जैसे कि मैंने बताया खुदाई के अंदर जो है अवशेष मिलते हैं, बिल्डिंगों के अवशेष मिलते हैं। अब बहुत सारे वो एनिमल्स के अवशेष और बर्ड्स और जो फिश होती हैं उनकी हड्डियों को भी वो पढ़ते हैं, उनको देखते हैं। अब वो आर्कियोलॉजिस्ट जब खुदाई करेंगे तो आप ये देखो वहाँ पर जो है बहुत सारे पुराने जो लोग थे उनकी जो अस्थियां हैं या उनकी जो हड्डियां हैं वो मिलती हैं, ठीक है। अब वो जब मिलती हैं, अब वो पशुओं की हों चाहे इंसानों की हों, वो उन सभी की हड्डियां जो हैं वो पढ़ते थे, उनको जानते थे कि ये कितना पुराना है, उस समय के लोग क्या खाते थे। वो इन सभी चीज़ों से जो है वो पता लगाते हैं कि वो क्या खाते थे। और प्लांट्स के जो रिमेन होते हैं ना वो थोड़ा सा मिलना जो है वो मुश्किल होता है। प्लांट्स के रिमेन्स जो हैं उसके जो अवशेष हैं वो मिलने मुश्किल होते हैं। हालांकि जो लोग हैं, जो इंसान जो होते थे उनकी हड्डियां तो बहुत आसानी से जो है वो मिल जाती हैं, और उनको वो पढ़ते थे कि ये कितने साल पुरानी है। लेकिन जो प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे जो हैं, उनके अवशेष जो हैं थोड़े से मुश्किल होते हैं मिलने। ये जो इनको जो है हम स्कॉलर्स बोलते हैं। स्कॉलर मतलब जो बहुत ज़्यादा जो इंटेलिजेंट जो पर्सन होते हैं उनको बोलते हैं। ये जो स्कॉलर्स होते हैं, ये आर्कियोलॉजिस्ट जिससे हम बात कर रहे हैं, ये जो है मैन्युस्क्रिप्ट भी पढ़ते हैं, इंस्क्रिप्शन को भी पढ़ते हैं, और ये जो है ये जो हड्डियाँ जो हो गई इनको भी ये पढ़ते हैं, ठीक है। जो ये सारी चीज़ें जो हमें मिलती हैं और टूल्स, वेपन, इन सभी चीज़ों को पढ़ के ये फिर से हिस्ट्री को जो है ये रिकन्स्ट्रक्ट करने का काम करते हैं। एक एक चीज़ को मिलाते हैं कि अगर हमें ये चीज़ मिलती है तो इसका मतलब है कि वो लोग जो है यहाँ पर रहते होंगे। एक एक पॉइंट को जो है वो जोड़ के जो है हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, और फिर इन सभी माध्यम से वो अपने पास्ट को जो है जानने का काम करते हैं कि हमारे पास्ट के जो लोग थे वो, अगर यहाँ पे मछलियों के अगर अवशेष मिले, मछलियों की हड्डियाँ मिली हैं,
और यहाँ पर बर्ड्स की हड्डियाँ मिली हैं और यहाँ पर लोग भी मिले हैं। तो ये लोग जो है कहीं ना कहीं ये मछलियों को भी खाते होंगे। तो इस तरीके के क्ल्यूज़ जो हैं, इस तरीके के हिंट निकाल के वो जो है एक हिस्ट्री को जो है फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, हिस्ट्री को फिर से वो बनाने का काम करते हैं और जानते हैं हिस्ट्री के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हुई होंगी हमारे साथ, और उस टाइम के लोग जो हैं वो क्या क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे, ये सारी चीज़ें वो इन सभी चीज़ों को देख के जो है वो निकालते हैं। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो पास्ट है, हमारी बुक में जब आपने देखा होगा बुक का जो टाइटल है, फ्रंट पेज जो कवर पेज है, वहाँ पे लिखा है आवर पास्ट्स। ये जो है एक प्लूरल फॉर्म में है, आवर पास्ट नहीं लिखा है, खाली पास्ट नहीं लिखा है, यहाँ पर ये एस लिखा है, पास्ट्स। तो एक पास्ट नहीं है, हमारे बहुत सारे पास्ट हैं। अगर हम हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि एक पास्ट नहीं है। यहाँ पर आप देखो, मान लो आप एक राजा की लाइफ की बात करो और एक जो फार्मर है, वहाँ का जो किसान है, दोनों की अगर आप हिस्ट्री की अगर बात करो तो दोनों की हिस्ट्री जो है वो अलग अलग होगी। राजा की जो हिस्ट्री है वो ये होगी कि उसने कौन कौन से क्षेत्र हैं उन पर विजय पाई, उसने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या अचीवमेंट्स पाई हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर दूसरे पास्ट की अगर हम बात करें तो हम फार्मर्स की या किसी और जो है लोअर क्लास की अगर हम बात करें तो उसकी जो लाइफ है वो अलग होगी। और इसी वजह से दोनों का जो पास्ट है, फार्मर का पास्ट और किंग और क्वींस का पास्ट, इन दोनों के पास्ट जो है वो अलग अलग होंगे। इसलिए हमने यहाँ पर जो है इस बुक का जो टाइटल है वो है अवर पास्ट्स। मतलब सिर्फ हम राजा के या राजा के हिसाब से जो पास्ट लिखा गया सिर्फ हम उसी के हिसाब से हम बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर सभी के पास्ट, मतलब सारे पास्ट की हम बात करेंगे। मतलब यहाँ पर एक पास्ट नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे पास्ट हैं। अब जैसे आप देखो कि जो अभी जो अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका जो पास्ट होगा, ठीक है, मतलब आने वाले टाइम में उनका जो पास्ट होगा वो हमसे बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि हम लोग एक अलग तरीके की ज़िंदगी जीते हैं और वहाँ के लोग एक अलग तरीके की ज़िंदगी को जीते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, सेम टाइम सेम है, आज हम भी हैं, आज वो लोग भी हैं, लेकिन उनका जो पास्ट होगा, उनकी जो हिस्ट्री होगी वो एक अलग होगी और एक हमारी जो हिस्ट्री होगी वो एक अलग होगी। तो इस तरीके से ये बुक जो है वो अवर पास्ट की तरफ बात करती है कि हमारा सिर्फ एक पास्ट नहीं है, हमारे बहुत सारे पास्ट हैं, ठीक है। तो इसलिए अवर पास्ट हमने यहाँ पे बोला है। जैसे आप देखोगे कि किंग्स और क्वींस जो थे उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमें ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर कॉमन पीपल की अगर हम बात करें, उनका पास्ट जो है वो हम थोड़ी मुश्किल से हमें पता चलता है, क्योंकि उसके लिए हमें आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं हमें उनकी मदद की ज़रूरत पड़ती है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब कैसे, जैसे ज़मीन के अंदर से बिल्डिंग्स के रिमेन्स का मिलना, हमें कोइंस का मिलना, इन सभी चीज़ों को हम देख के पता लगाते हैं कि उस समय के जो कॉमन पीपल है उनका जो पास्ट है वो कैसा रहा होगा। क्योंकि किंग्स और क्वींस जो लिख के चले गए, क्या हम उसे ही अगर हम पास्ट मान लेंगे तब तो बात ही ख़त्म। लेकिन वहाँ पे कॉमन पीपल भी थे ना, उनकी भी तो ज़िंदगी थी ना। तो किंग्स और क्वींस की अलग ज़िंदगी थी, उनका अलग पास्ट था, और कॉमन पीपल्स जो थे उनका अलग पास्ट था। तो इसलिए जो है आवर पास्ट की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाट डू डेट्स मीन। हमारा जो लास्ट पॉइंट है व्हाट डू डेट्स मीन। आप देखोगे कई जगह जो है हम ये देखते हैं कि एडी और बीसी लिखा होता है, ठीक है। यहाँ पर अभी हम 2025 की अगर हम बात करें तो आज हम इसको बोलते हैं, इस साल को जो हमारा जो साल चल रहा है इसको हम बोलते हैं 2025 चल रहा है, ठीक है। लेकिन आप ये देखो कि ये 2025 अगर चल रहा है तो जीरो कहाँ था, जीरो से ये काउंट हुआ ना, ये 2025, ये 2025, ठीक है, और ये रहा हमारा जीरो, ठीक। तो अब आप ये देखो कि यहाँ से यहाँ तक जो है जीरो से 2025 जब हम गए तो ये जो जीरो होता है ये हम किसको मानते हैं, मान लो ये रहा जीरो और ये रहा 2025, ठीक है, ये 2025, जीरो से 2025। अब ये जो साल है ये 2025, आपने देखा होगा जब भी हम कई बार ऐसे जब हम ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे आगे वाले जो नंबर होते हैं प्लस में होते हैं, ये वाले जो है माइनस में होते हैं, जीरो के इस तरफ वाले, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो हम 2025 जो हम पढ़ रहे हैं ना
वो हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, ये यहाँ से, ये रहा जीरो, और ये जो जीरो है ना, जीरो हमने किसको बोलते हैं, हम जीरो बर्थ ऑफ जीसस को, मतलब जो अंग्रेज आए हैं ना, उससे पहले हमारा जो कैलेंडर था वो कुछ और चलता था, वो विक्रम संवत चलता था, ठीक है। तो ये जो है अंग्रेज जो है, अंग्रेज़ों का जो कैलेंडर है, जो अंग्रेजी कैलेंडर है, उसको उसमें हम 2025 पढ़ते हैं। अब ये जो है, ये बर्थ ऑफ जीसस से हम इसको जीरो मानते हैं, और जीरो से ये चल रहा है ये 2025, ठीक है। ये जीरो जो है बर्थ ऑफ जीसस, इस समय जो है जीसस का जो है जन्म हुआ था, ठीक है। जीसस के जन्म के समय से, उसके बाद से जो है यहाँ से जीरो जो है वो शुरू होता है, और आज जो है 2025 साल उनके बर्थ को जो है वो हो चुके हैं, मतलब हमने उनके बर्थ को जीरो माना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है, ये जीरो, जब भी उनका जो बर्थ जो हुआ, और उसके आगे वाले जो साल हैं उसको हम बोलते हैं एडी, और उसके जो बैक साइड वाले हैं उसको हम बोलते हैं बीसी, ठीक है। जैसे ये जीरो है, और जीरो से ये रहेगा बीसी, और ये रहेगा एडी, ठीक है। तो ये है ज़ीरो, और ये रहा एडी। अभी जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, जैसे अभी चल रहा है 2025, तो हम इसको बोल सकते हैं कि 2025 आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे 2025 एडी, 2025 एडी, एनो डोमिनी, ठीक है। मतलब यहाँ पे बर्थ हुआ जीसस का, और जीसस के बाद के जो भी साल हैं, अभी जो है 2025 चल रहा है, तो जीरो से लेकर, जीरो मतलब जीसस का बर्थ जब हुआ, उसके बाद से हम इसको काउंट कर रहे हैं, और आज हम 2025 में पहुंच गए हैं। तो इसको हम जीरो से आगे वाले इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एडी, ठीक है। तो अभी जो टाइम चल रहा है वो 2025 एडी चल रहा है, और अगर जीरो से बैक साइड अगर हम पीछे अगर हम जाएं, तो ये इसको हम बोलते हैं बीसी। अगर हम बोलें कि हम और भी पीछे 2000 साल, 200 साल और अगर हम पीछे चले जाएं, मान लो 200 साल अगर हम पीछे चले जाएं, अगर हम बोलें कि मैं 200 बीसी की बात कर रहा हूँ, 200 बीसी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये रहा जीरो, और ये रहा 200 बीसी, ठीक है। ये 100 और ये 200, तो मैं कितने साल पीछे गया, ये 200 प्लस ये एडी वाला 2025, ठीक है। मैं कितने साल पीछे की बात कर रहा हूँ, अगर मैं लिख रहा हूँ 200 बीसी, 200 बीसी का क्या मतलब है, 200 बीसी का मतलब है कि जीरो से अभी 2025 चल रहा है, तो 2025 साल तो ये हो गए, और जीरो से पीछे 200 बीसी मतलब 200 साल और बैक साइड, ठीक है। जीरो से 200 साल और पीछे, मतलब 200 प्लस 2025, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ 2225 की, ठीक है। 2025 प्लस 200 साल ये भी, तो अब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये हो जाएंगे 2225 साल, और 2225 का मतलब है 2025 जीसस के बर्थ वाले, प्लस और 200 साल और पीछे, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ 200 बीसी की, ठीक है। तो बहुत सारे लोग एडी और बीसी में जो है कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एडी मतलब एनो डोमिनी, मतलब जीसस के बर्थ का बाद का समय, और बीसी मतलब उनके बर्थ से पहले का समय। और बहुत सारे जो लोग हैं वो ये पढ़ते हैं कि आफ्टर डेथ नहीं पढ़ना है इसको। आफ्टर डेथ इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि आफ्टर डेथ, बर्थ और डेथ में, उनके डेथ में जो है ये यहाँ पर कुछ जो है ईयर्स आते हैं, और अगर ये ईयर्स भी अगर हम सिर्फ बर्थ की बात कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ से बात कर रहे हैं, यहाँ से ये पूरा जो है इसको बर्थ के बाद से जो है ये 2025, ठीक है। लेकिन अगर आप डेथ की अगर आप बात कर दोगे तो उनके डेथ के ये कुछ साल हमें छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ बर्थ के बाद की बात करनी है। बर्थ के बाद की जब आप बात करोगे तो उनका जीसस का जब भी बर्थ हुआ था वहाँ से हम जीरो मानेंगे, और उसके आगे के जो साल हैं, ठीक है, वहाँ से हम एडी इसको पढ़ते हैं, ठीक। आपने जो है वो देखा कि एडी को हम कॉमन एरा सीई भी पढ़ रहे हैं, और अब यहाँ पर जो है बीसी, बिफोर क्रिस्ट को जो है हम बीसीई भी पढ़ते हैं, बिफोर कॉमन एरा। मतलब एडी को हम कॉमन एरा भी बोलते हैं, मतलब उनके जन्म के बाद, और यहाँ पे बीसी को जो है बीसीई भी बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो ये जो है हम सीई और बीसीई भी हम बोलते हैं। आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, और आशा करता हूँ आप सभी को चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।